गुड इवनिंग टीम। तो हमारे एजोर के जो सेशन सीरीज चल रहे हैं इसमें आज का टॉपिक है एजोर इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है जो जनरली सबको जानना बहुत जरूरी है कि एजोर इंटीग्रेशन क्या है या इंटीग्रेशन हम किस प्रकार से करते हैं, किन के बीच में करते हैं। राइट। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो जो सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी एप्लीकेशन, खास करके एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन, या आप बोल सकते हैं कि कोई बड़े एप्लीकेशन की बात हो रही है, या हम ये बोल सकते हैं कि ग्लोबल एप्लीकेशन की अगर बात हो रही है, तो वो कोई एक सिंगल एप्लीकेशन नहीं होता है। और ये हमेशा बहुत सारे एप्लीकेशन में डिवाइड रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप बैंक का एप्लीकेशन ले लो। तो बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है, एक तो वेब एप्लीकेशन होता है जो आप लोग क्रोम में स्टेट बैंक की साइट ओपन करते हो, या बैंक ऑफ इंडिया की साइट ओपन करते हो, तो ये तो हो गया वेब एप्लीकेशन। क्रोम ब्राउजर में आप लॉगिन वगैरह करके आप अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं, पैसा वगैरह ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। राइट। दूसरा क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन होता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन करोगे और वेब एप्लीकेशन को चालू करके उसमें देखोगे तो वहां भी दिखाई देगा। आज आपने मोबाइल से अगर किसी को 100 रुपीज ट्रांसफर कर दिया, तो वेब एप्लीकेशन में जाके स्टेटमेंट देखोगे तो वहां भी आपको दिखाई देगा कि 100 रुपीज ट्रांसफर हुआ है। करेक्ट। और इसके अलावा आप देखोगे एटीएम लगा होता है। एटीएम का भी अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। तो एटीएम से भी आपने अगर 500 का अगर विड्रॉ कर दिया, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन में जब देखोगे स्टेटमेंट तो वहां भी दिखाई देगा 500 का विड्रॉ हो गया। इसका मतलब ये है कि बैंक के जितने भी सॉफ्टवेयर है, जिसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए, तभी तो आपको डाटा सेम दिखाई दे रहा है। तो जो आपस में जुड़ना जो है उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन, जो बड़े एप्लीकेशन होते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन होते हैं, वो मल्टीपल होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और कभी कभी वो 20 से 25 30 तक भी हो सकते हैं। लेकिन ये सारे एप्लीकेशन जो है ना, आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, तभी आपको एक जगह कोई काम करते हो तो दूसरी जगह भी वो डाटा दिखाई देता है, उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है कि हमारा जो डाटा है वो फ्लो होना चालू हो जाता है। सेकंड चीज है कि सब अलग अलग डिप्लॉय भी होते हैं। यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय कहाँ होगा? अगर एंड्रॉइड का है तो प्ले स्टोर में होगा, आईओएस का होगा तो ऐप स्टोर में होगा। वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय कहाँ होगा? वेब सर्वर पे होगा। तो इस प्रकार से सब एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिप्लॉय होते हैं, बट उनका जो डाटाबेस होता है, उनका जो डाटा सोर्स होता है वो एक होता है। तभी आपको डाटा जो है सब में सिंक होकर दिखता है। तो इंटीग्रेशन मैंने समझा दिया। इंटीग्रेशन मतलब एक से ज्यादा एप्लीकेशन जब आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम इंटीग्रेशन करना कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक सिंगल एप्लीकेशन छोटे छोटे सर्विस में डिवाइड रहता है, तो वो सर्विस भी आपस में क्या होती है, इंटीग्रेट होती है। और कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन ही बहुत सारे होते हैं जो आपस में इंटीग्रेट होते हैं। तो सर्विस का इंटीग्रेशन एक अलग चीज हो गया। सर्विस मतलब एक एप्लीकेशन के मल्टीपल सर्विस है, 10 है, 20 है। जैसे ईआरपी एक एप्लीकेशन है, तो उसकी सर्विस में जैसे सेल्स हो गया, परचेज हो गया, फिनांस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ये जो भी रहेगा ये सब सर्विसेज है। लेकिन एक एप्लीकेशन की बात करेंगे मल्टीपल, जैसे बैंक के एप्लीकेशन, जैसे मोबाइल का जो ऐप है वो अलग हो गया, एंड्रॉयड का अलग हो गया, आईओएस का अलग हो गया, वेब एप्लीकेशन अलग हो गया, एटीएम का एप्लीकेशन अलग हो गया। तो ये एप्लीकेशन है बहुत बड़े बड़े, लेकिन ये भी आपस में इंटीग्रेट है। तो ये आपको इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है इसमें। जैसे कोर बैंकिंग सिस्टम एग्जांपल, इसमें जैसे अभी जो समझाया था कि आपका नेट बैंकिंग कोर बैंकिंग सिस्टम है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब पोर्टल है ना, ईआरपी एप्लीकेशन है, एआई है, एनालिटिक प्लेटफॉर्म है। तो ये सब जो है, इसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज या मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकता है जो आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है तो कई ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन होंगे कि जो अलग अलग प्रकार के मोबाइल एप्लीकेशन है, बट लेकिन जब उसको चला के देखोगे डाटा उसमें सेम दिखेगा। जैसे स्टेट बैंक का आप देखोगे ना, तो यूनो ऐप, यूनो एसबीआई करके एक ऐप होता है, और एक यूनो लीड करके होता है। दो अलग एप्लीकेशन है, लेकिन दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है। आप किसी एक में भी काम करोगे, जो ट्रांजेक्शन करोगे, दूसरे भी वही दिखेगा क्योंकि डाटा सोर्स उसका सेम है। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन अलग अलग होते हैं इसमें। अब यहाँ पर जो एंटरप्राइज गोल क्या होता है, यानी आर्किटेक्ट जो है किस प्रकार की थिंकिंग करता है जब वो इंटीग्रेशन को डिजाइन करने बैठता है। तो सबसे पहले तो देखता है कि रियल टाइम होना चाहिए।
यानी कि आपका डिले नहीं होना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, एक एप्लीकेशन से डाटा दूसरे एप्लीकेशन तक जाने में कुछ मिली सेकंड का समय लगना चाहिए। तो ये रियल टाइम बोलते हैं, मिली सेकंड्स में काम हो रहा है, रियल टाइम। अगर आपको 5 सेकंड वेट करना पड़ रहा है, 1 मिनट वेट करना पड़ रहा है, तो फिर वो रियल टाइम नहीं हो। तो रियल टाइम सबसे पहला फोकस होता है। रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब आप उसमें बिलीव कर सकते हो कि भाई मैंने यहाँ से ट्रांजेक्शन किया दूसरे के अकाउंट में, तो वो व्यक्ति बाद में भी अगर ओपन करके देखेगा तो भाई उसको दिख जाएगा कि मैंने ट्रांजेक्शन किया। तो हमारा सिस्टम इतना रिलायबल होता है। ठीक है। लूजली कपल्ड का मतलब ये होता है, लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड दो वर्ड्स है। इसको हमेशा याद रखना है। तो शुरुआत में जब सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा था, तो उस समय टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन बनाते थे, जिसको हम बोलते थे मोनोलिथिक एप्लीकेशन। तो टाइटली कपल्ड में क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट बना देते और उसके अंदर हम सर्विसेज बनाते चले जाते, उसके अंदर हम क्लास फाइल बनाते जाते हैं, और वो आपस में जुड़ी हुई रहती है। अगर मान लो मैं आपको बोलूंगा कि अरे इस एप्लीकेशन से पर्टिकुलर सर्विस को बाहर निकाल लो, दूसरे सॉफ्टवेयर में डालना है, आप नहीं डाल पाओगे, क्योंकि उसके बहुत सारे कनेक्शन लगे हुए, डिपेंडेंसीज बनी हुई है, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। लूजली कपल्ड में क्या होता है कि हम छोटे छोटे सर्विसेज बनाते हैं, भले हम उसको एक जगह रखते हैं, लेकिन अगर आप उसको वहां से डिटैच करने के लिए बोलोगे तो वो डिटैच हो जाएगा, या किसी एप्लीकेशन में कोई नया सर्विस को अटैच करने बोलोगे, अटैच हो जाएगा। तो लूजली कपल्ड में क्या होता है कि एक सर्विस की दूसरी सर्विस पे डिपेंडेंसीज कम होती है या नहीं होती है, तो इसको लूजली कपल्ड बोलते हैं, जिसको अलग अलग डिप्लॉय भी कर सकते हैं अलग अलग सर्विस को। लेकिन मोनोलिथिक में तो एक साथ एक ही जगह डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये आपका समझ में आ गया कि आपका लूजली कपल्ड क्या होता है, टाइटली कपल्ड क्या होता है। और टाइटली कपल का नाम मोनोलिथिक है, लूजली कपल जैसे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, है ना, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर जैसे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। इस प्रकार के जो डेवलपमेंट किया जाता है उसको लूजली कपल बोलते हैं। और यही मार्केट में ज्यादा चलता है, लूजली कपल आर्किटेक्चर, राइट। तो आपको हमेशा सॉफ्टवेयर लूजली कपल में रखना है। फिर स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब है कि आज अगर मान लो कि 100 कस्टमर अगर यूज कर रहे हैं, कल 1 लाख यूज करेंगे, 1 करोड़ यूज करेंगे, तो हमारा एप्लीकेशन उसको हैंडल कर सके, उतने कस्टमर को, उतने ट्रैफिक को, राइट। तो इसको बोलते हैं स्केलेबल। अपनी कैपेसिटी जरूरत के हिसाब से बढ़ा देता है, और जरूरत नहीं तो वापस कम कर लेता है। तो ये स्केलिंग का डेफिनेशन हो गया। फिर इसके बाद हम बोलते हैं सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर का मतलब है कि आपका डाटा जो है फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बीच में कोई इसको हैक कर लिया, चुरा लिया, या उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो यानी कि सिक्योर होना चाहिए, बाहर से किसी हैकर्स का या बाहर के किसी थर्ड पार्टी किसी इवेंट्स का कोई इसमें इफेक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, राइट। एपीआई ड्रिवन होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आज की डेट में जो इंटीग्रेशन हो रहा है वाया एपीआई होता है। तो एपीआई से हम क्या करते हैं, डाटा ट्रांसफर करते हैं, एक ए से पॉइंट बी पे अगर डाटा भेजना है, सी पे भेजना है, तो हम एपीआई का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं लूजली कपल। ठीक है। तो एपीआई होने के कारण ही लूजली कपल आर्किटेक्चर पॉसिबल हुआ है। तो यानी कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एपीआई ड्रिवन नहीं बनाओगे तो लूजली कपल नहीं बना सकते, और लूजली कपल आपको चाहिए तो एपीआई की जरूरत है। इसके और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कस्टमर सेंड मनी फ्रॉम मोबाइल ऐप। अब जैसे यहाँ पर होता क्या है कि आप लोग देखेंगे कि एक पैनल, एक सेंड का बटन रहता है। आप जब अपना क्रेडेंशियल वगैरह डाल देते हैं और फाइनल सेंड का बटन दबाते हैं, तो आप देखे होंगे जब पेमेंट होता है ना उसको कुछ समय लगता है। कभी कभी वो ना 400 मिली सेकंड से लेके 800 मिली सेकंड, कभी कभी वो तो 3 सेकंड तक भी जाता है समय, 4 सेकंड तक भी चले जाता है। तो समझ में नहीं आता होगा कई लोग को कि भाई मैंने बटन दबा दिया, ये गोल गोल लोडर घूम रहा है, और हम वेट कर रहे हैं, अरे पेमेंट होगा कि नहीं होगा, फेल तो नहीं हो जाएगा, कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। और वहां पर बिल्कुल कोई बटन वगैरह नहीं दबाना रहता है, रिफ्रेश नहीं करना रहता है। आपको वार्निंग पहले मिल जाती है कि अगर कोई प्रोसेस चल रही है तो आपको कहीं क्लिक वगैरह नहीं करना है, आपको वेट करना है जब तक कि आपका पेमेंट का स्क्रीन हट के आपकी एक्चुअल स्क्रीन नहीं आ जाती। तो आपको पूरा वेट करना रहता है, राइट। तो एक्चुअली में क्या होता है पीछे, तो पीछे कुछ प्रोसेस होती है। आप एक बार बटन दबा दिए, लेकिन बैकग्राउंड में उसका प्रोसेस होता है, ऑर्केस्ट्रेशन लॉजिक लगा होता है, और मल्टीपल प्रोसेस होती है। जैसे पेमेंट का बटन दबा दिया आपने, तो आपका एक ऑर्डर आईडी क्रिएट हो गया होगा, फिर उसके बाद ऑर्डर का स्टेटस पेंडिंग में रहा होगा, फिर पेमेंट गेटवे को कॉल हुआ, पेमेंट गेटवे ऑथेंटिकेशन करने के बाद जो है आपका पेमेंट को डिडक्ट किया, सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर किया, फिर आपका इनवाइस जनरेट हुआ। इनवाइस जनरेट हुआ तो फिर एक एसएमएस आपका ट्रिगर हो गया, एक ईमेल ट्रिगर हो गया। ये सारा चीज होता है, और उसके बाद जाके आपको स्क्रीन पे भी सक्सेसफुली का एक मैसेज दिखता है
और वहाँ इनवाइस डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ जाता है या शेयर करने का ऑप्शन आ जाता है, राइट। तो इतने सारे प्रोसेस बैकग्राउंड में चलता है। तो जैसे मोबाइल ऐप में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो सबसे पहले तो एपीआई कॉल होगा। एपीआई किसको कॉल कर देगा? पेमेंट इंजन को कॉल करेगा। जो थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे होती है ना, जैसे रेजर पे हो गया, पेयू हो गया, ये सब थर्ड पार्टी है जो पेमेंट को ऑनलाइन करने की सुविधा देते हैं। तो उसको पेमेंट इंजन बोलते हैं। तो आपको एक पेमेंट इंजन लेना पड़ता है आपके सॉफ्टवेयर में, तब आप जो है क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, क्यूआर कोड से आप पेमेंट वगैरह करने की फैसिलिटी दे सकते हो। ये पेमेंट इंजन हो गया। अब पेमेंट इंजन में जब रिक्वेस्ट जाती है तो सबसे पहले फ्रॉड चेक करता है। वो ये चेक करता है कि भाई यूजर वैलिडेट करता है सही है कि नहीं, अमाउंट वगैरह देखता है। तो वो मतलब फ्रॉड अगर कोई हो रहा है, रोबोटिक तरीके से कोई काम करने का ट्राई कर रहा है, तो वो पकड़ लेगा। कैप्चा कोड आपका पकड़ लेगा। अगर कैप्चा कोड तो रोबोटिक से आप डाल नहीं सकते भी, कैप्चा कोड थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। और भी बहुत सारे तरीके रहते हैं, तो वो चेक करता है एक्चुअली में। फिर एसएमएस करता है अगर जैसे ट्रांजेक्शन डन हो गया। ईमेल भी करता है। और डाटाबेस में एंट्री भी करता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। पेमेंट आपका हुआ है, वो डाटाबेस में अगर नहीं गया तो क्या हो जाएगा? बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति के अकाउंट से पैसा कट गया और डाटाबेस में स्टोर ही नहीं हुआ कि भाई किसका पैसा कटा, किसको भेजने वाला था, तो फिर तो वो हवा में चला गया। लेकिन हमारा जो प्रोसेस ऐसा रहता है कि डाटाबेस में स्टोर होने तक, इसको फाइनल बोलते हैं, डेस्टिनेशन। अगर बीच बीच में कहीं से भी प्रोसेस अगर आपकी ब्रेक हो जाती है, कहीं पर भी, तो आपका ये पूरा रोल बैक हो जाएगा, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर डाटाबेस में एक बार स्टोर हो गया, यानी कि ट्रांजेक्शन डन हो गया, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी पैसा आप सामने वाले को भेज रहे थे, वहां चला गया, अब वो पैसा उसका हो गया। तो ये एक फ्लो है जो यहाँ पर मैंने समझाया। ये प्रोसेस पीछे चलते रहता है। हमें स्क्रीन पे केवल एक लोडर घूमते हुए दिखता है, गोल गोल, यानी कि आपको वेट करना रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं, क्या सोचते हैं जब हम इंटीग्रेशन का काम करते हैं। तो जैसे मान लो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीड गारंटेड डिलीवरी। ये वाली एक ऐसी चीज है कि अगर मान लो कोई आपने कहीं मैसेज भेजा या आपने किसी को काम करने के लिए बोला, वो काम होना ही चाहिए। आपका जो इंस्ट्रक्शन है, आपका जो मैसेज है, सामने वाले के पास पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला बिजी है तो क्या होगा? आपका कैसे मैसेज खोलेगा या कैसे क्या करेगा? जैसे एग्जांपल के लिए, आप मोबाइल से किसी को कॉल करते हो। कोई एक व्यक्ति है ए और एक दूसरा व्यक्ति है बी। ए को बी से कुछ काम करवाना है, तो वो क्या करता है, उसको मोबाइल कॉल करता है। सामने वाला तुरंत उठाता है और इसको बोलता है कि भाई तुमको ये काम करना है, तो उसको इंस्ट्रक्शन देता है और सामने वाला बोलता है कि ओके, मैं समझ गया, मैं काम कर दूंगा। अब इससे क्या हो गया? काम तो हो गया। लेकिन अगर मान लो कि आपको एक काम करवाना है और आपने सामने वाले को कॉल लगाया और वो बिजी है दूसरे काम में, या किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आपकी तो बात होगी ना, आपको इंगेज फोन आएगा। फिर आप थोड़ा देर रुक करके फिर से ट्राई करोगे, फिर से इंगेज आएगा। तो अब एक दो लोगों के बीच की बात बात हो रही तो देखो परेशानी हो गई। अगर मान लो कि जैसे लाखों लोग आपस में बात कर रहे हैं, लाखों की मात्रा में 40 लाख 50 लाख आपस में बात कर रहे हैं, ये बिजी है, वो बिजी है, वो 1 घंटे के लिए बिजी हो गया, ये 5 मिनट के लिए बिजी हो गया, कोई 1 मिनट के लिए बिजी हो गया। लेकिन वो जो 5 मिनट के लिए बिजी है, वो 5 मिनट के अंदर उसके पास कम से कम 1,000 कॉल आ गए। तो फिर क्या होगा? बाकी लोग का कॉल वो अटेंड तो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, मैसेजिंग सिस्टम होता है। मैसेजिंग सिस्टम का मतलब, जैसे कि रियल एग्जांपल में व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति फोन में बिजी है, आप उसको व्हाट्सएप मैसेज करो। और आप नहीं, कम से कम 50, 100, 500 लोग भी अगर व्हाट्सएप मैसेज करना चाहे तो कर सकते हैं। जब वो व्यक्ति फ्री होगा, फोन काटेगा, तो फिर वो चेक करेगा व्हाट्सएप। अच्छा देखेगा व्हाट्सएप में, अच्छा इसने मेरे को कॉल करने बोला है, तो वो उसको कॉल लगाएगा। और उसके बाद फिर जब कॉल कट जाएगा, फिर अगला मैसेज देखेगा, अच्छा इसने मेरे को ये काम करने बोला या कुछ पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन, तो मैं इसको जवाब में भी दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो क्या करेगा पता है? वो ईमानदार है, वो पूरे काम को कंप्लीट करेगा, पूरा एक एक मैसेज को पढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो गारंटी हो गया कि आपका काम हो जाएगा, आपका जो मैसेज भेजना है या डिलीवरी करना है वो हो जाएगा। तो ये गारंटेड करने के लिए हम मैसेजिंग सिस्टम का यूज करते हैं। मैसेजिंग मतलब आप समझ गए कि मैसेज जब जाता है तो उसमें सामने वाला व्यक्ति अगर बिजी भी है, तो भी वो मैसेज आपका क्यू में पड़ा रहता है। और जब वो फ्री हो जाता है तो वो उस मैसेज को ले लेता है। तो जैसे मोबाइल रिचार्ज का भी पिछले सेशन में बताया था ना कि आप रिचार्ज कर रहे हो, तो कई लोग रिचार्ज कर रहे हैं एक साथ। हो सकता है कि आप रिचार्ज कर दिए, आपका पैसा कट गया, लेकिन आपको कंफर्मेशन 5 मिनट बाद आ रहा है, कभी कभी तो 1 घंटे बाद आ रहा है, लेकिन आएगा जरूर। क्योंकि आपका जो रिक्वेस्ट है वो मैसेजिंग रिक्वेस्ट कहाँ चला गया? क्यू में चला गया।
और जैसे सर्वर फ्री होगा वो आपका भी मैसेज लेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये मैसेजिंग सिस्टम के लिए हम क्यू का इस्तेमाल करते हैं, अगले स्लाइड में बताऊंगा मैं। फिर इसके बाद है नीड सिक्योर एक्सटर्नल एक्सेस। अच्छा, अगर एक्सटर्नल एक्सेस को करना है सिक्योर और भी सिक्योरली करना है तो उसके लिए एपीआई लेयर होता है। एपीआई लेयर मतलब एपीआई गेटवे, जिसको एजोर की सर्विस का नाम है एपीआईएम, है ना। इसको हम बोलते हैं कि एपीआई मैनेजमेंट बोलते हैं। एपीआईएम मतलब एपीआई मैनेजमेंट, और इसको एपीआई गेटवे भी बोलते हैं, इसको एपीआई लेयर भी बोलते हैं। अब ये एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारी एपीआई होती है जिससे डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, जो डाटाबेस से डाटा लाती भी है और डाटाबेस को अपडेट भी करती है। लेकिन इसको सिक्योरली बाहर एक्सपोज करने के लिए गेटवे की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो बताया था ना कि जैसे कि एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट में क्या है, एक गेट है और वो गेट में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है। वहां हर किसी को चेक किया जाता है, जिसको होता है जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करोगे। आपको एक ही व्यक्ति बार बार भी मैसेज दे रहा है तो भी हर बार वैलिडेट करोगे। ठीक है, तो ये जीरो ट्रस्ट हो गया। और ये सब काम कहाँ होता है, एपीआई लेयर में होता है। एपीआई गेटवे में और भी काम होते हैं, अगले स्लाइड में बहुत डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन अभी बस इतना याद रखना है कि आपकी एपीआई को एक्सपोज करना है, सिक्योरली एक्सपोज करना है, उसके लिए हमें एपीआई गेटवे की जरूरत पड़ती है। और इंटीग्रेशन भी इसी से होता है। जैसे फ्रंट एंड के एप्लीकेशन जो है वो एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं तो एपीआई गेटवे के थ्रू करते हैं, डायरेक्ट किसी सर्विस की एपीआई को इंटीग्रेट नहीं करते। पब्लिक एंड पॉइंट बनाना पड़ता है, उसको करते हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे कि बिजनेस ऑटोमेशन। बिजनेस ऑटोमेशन एक क्या होता है। ऑटोमेशन का मतलब तो पता है कि मैनुअली काम जो हम करते हैं कि हम करेंगे तभी होगा, हम नहीं करेंगे तो वो काम बिल्कुल नहीं होगा। जब हम क्लिक करेंगे तो वो काम होगा, हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो काम होगा, इसको मैनुअली बोलते हैं। ऑटोमेशन का मतलब है कि आप अपने काम में लगे, उधर वो काम हो रहा है, एक काम हो गया उसके बाद दूसरा काम चालू हो गया, तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। तो बिजनेस में ऑटोमेशन करने के लिए आपको वर्क फ्लो बनाना पड़ता है। वर्क फ्लो क्या होता है, ये वर्ड बहुत फेमस है। सीनियर लेवल पे डेवलपमेंट करोगे तो आपको वर्क फ्लो डेवलप करने का भी काम मिलेगा। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आपने कोई क्रिटिकल वर्क फ्लो तैयार किया क्या। आपने जब डेवलपमेंट किया, आपको 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो कभी कभी समझाना पड़ता है। तो वर्क फ्लो का मतलब क्या होता है कि आप ये समझ जाओ कि एक डाटा फ्लो होता है, जैसे कि दो प्रकार का होता है। इसमें एक कंडीशनल ज्यादा फेमस है। कंडीशनल का मतलब होता है कि जैसे कोई डाटा आया तो वहाँ कंडीशन चेक किया कि डाटा किस प्रकार का है ना, उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि इसको कहाँ भेजना है। या फिर वहाँ यस और नो रहता है कि भाई ये डाटा अगर मान लो कि सिक्योर है, ठीक है, यस है तो इसको आगे भेज दो, एपीआई गेटवे पार करने दो। अगर नो बोल दिया तो वहीं से रोक दो। तो इस प्रकार के और बहुत सारे इसके स्टेप्स होते हैं, 5 10 50 हो सकते हैं, एक के अंदर एक होते हैं, कंडीशनल बेस भी होते हैं, पैरेलल भी चलते हैं इसके। तो ये आपका जो है वर्क फ्लो कहलाता है। तो ये जो वर्क फ्लो होता है जिससे हमको ऑटोमेशन बनता है, ऑटोमेशन बनाने के लिए वर्क फ्लो करना पड़ता है। अगर कोई बोलेगा एक मेरे को ऑटोमेशन करना है तो आपको वर्क फ्लो बनाना पड़ेगा। वर्क फ्लो में एक से ज्यादा कंडीशन हो सकती है, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, और उनको आपस में हम ऑटोमेट करते, वर्क फ्लो तैयार कर देते, राइट। और इसके लिए जो एप्लीकेशन है एजोर में, उसका नाम है लॉजिक ऐप। एज्योर लॉजिक ऐप का इस्तेमाल करके आप वर्कफ्लो तैयार करते हैं। अगर किसी ने पूछ दिया कि एज्योर में बिजनेस ऑटोमेशन कैसे किया जाता है तो आपको बोलना पड़ेगा एज्योर लॉजिक ऐप के द्वारा। एज्योर लॉजिक ऐप जो है वो ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है। उसको लो कोड भी बोलते हैं, लो कोड यानी उसमें कोडिंग ज्यादा नहीं करना रहता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है ओनली। तो ये हो गया आपका एज्योर लॉजिक ऐप, जिसमें आप वर्कफ्लो बनाओगे। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है ऑर्डर मैसेज, तो ये मैसेजिंग सर्विस इसके लिए यूज करते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा मैसेजिंग सर्विस में क्यू आता है, टॉपिक्स आता है, ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। पार्टनर एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए एक पार्टनर एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कि हमारा डॉट नेट का एक एप्लीकेशन है और दूसरा एप्लीकेशन टैली का है, या आप बोल दो एसएपी का है, सैप का है। और सैप का एप्लीकेशन डिफरेंट है, डिफरेंट सर्वर में डिप्लॉय है, उसका अपना डाटाबेस है, अपनी एपीआई है, सब कंप्लीट है। और हमारा एप्लीकेशन जो डॉट नेट में हमने बनाए वो हमारे सर्वर में डिप्लॉय है, हमारे पास भी सब कुछ है। लेकिन किसी कारण से हमको दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो जब इंटीग्रेट करना होगा तो एपीआई के थ्रू करेंगे। तो पार्टनर एप्लीकेशन एक्सेस का मतलब ये है कि आप अपने एप्लीकेशन को किसी दूसरे एप्लीकेशन से जब जोड़ते हैं, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, दूसरी कंपनी हो सकती है, दूसरा टेक्नोलॉजी भी दूसरा हो सकता है, तो जब इसको जोड़ा जाता है उसको पार्टनर एप्लीकेशन एक्सेस बोलते हैं।
और ये काम एपीआई से होती है। यानी कि SAP वाले अपनी एपीआई मुझे देंगे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, तो मैं अपने एप्लीकेशन में उसको इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरा डाटा SAP में चला जाएगा, SAP का डाटा भी मैं यहाँ से फैच कर सकता हूँ। फिर इसके बाद है अप्रूवल ईमेल फ्लो। अप्रूवल ईमेल फ्लो का मतलब होता है कि जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप कहीं घूमने चले गए कंपनी के काम से, तो आपने वहां खर्चा किया, आपने टिकट खरीदा, खाना खाए बाहर, तो आप क्या करोगे, उसका बिल को ले लोगे और कंपनी में जा करके उसको अप्रूवल के लिए लगाओगे। तो बहुत सारी टीम होती है आपकी जो उसको अप्रूवल करती है। एचआर एक टीम होती है जो ये देखती है कि भाई आपको खाने का और आपको ट्रैवलिंग का पैसा कंपनी दे सकती कि नहीं दे सकती है। अगर दे सकती तो क्या करेगी, अप्रूवल दे देगी, एक मेल डाल देगी। लेकिन जैसे ही मेल डाल देगी तो वो अपने आप एक और मेल उसके पास चल जाएगा, किसके पास, फिनांस टीम के पास चल जाएगा। फिनांस टीम वाला उसको अप्रूवल देगा, कैशियर के पास जाएगा, या वो आपको पैसा दे देगा या आपको ट्रांसफर कर देगा आपके अकाउंट में। ऐसे मल्टीपल थिंग होती है ना, तो इसको वर्क फ्लो बोलते हैं। तो इस प्रकार का आपका वर्क फ्लो काम कर रहा है। तो ईमेल का अप्रूवल फ्लो एक अलग होता है ना, ईमेल के लिए होता है। ऐसे ही फिनांस का जैसे अभी बताया रिबर्समेंट, इसका फ्लो अलग होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लो होते हैं, तो जरूरत पड़ने पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि मैसेजिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई मैसेजिंग। एप्लीकेशन शुड नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन ईच अदर। तो यानी कि डायरेक्टली डिपेंड नहीं है। डायरेक्टली डिपेंड का मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन ए है, एक एप्लीकेशन बी है। ए को बी से कुछ काम करवाना है या उसको कोई इंफॉर्मेशन देना ताकि वो काम कर सके। लेकिन अगर बी उस समय बिजी है, ए की बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो इसको डिपेंडेंसी हो गई। तो इसको डिपेंडेंसीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मैसेजिंग सिस्टम लेते हैं। तो मैसेजिंग सिस्टम में क्या होता है, ए को अगर बी से कुछ काम करवाना है तो वो अपने इंस्ट्रक्शन को मैसेज में डाल देगा और उसके बाद ए फ्री हो जाएगा। उसको कॉन्फिडेंस है मेरा काम हो जाएगा, थोड़ा लेट होगा लेकिन हो जाएगा। बी जो क्या करेगा, जैसे वो फ्री होगा तुरंत मैसेज में चेक करेगा कि मेरे लिए कुछ काम आया क्या, और वहां से उस मैसेज को वो ले लेगा और उसमें काम करना चालू करेगा। तो ये मैसेज जो होता है ना, इसमें एक से ज्यादा काम आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं, लाखों आ सकते हैं। और जो बी है, एक एक तेजी से लेता जाएगा और उसको काम करते जाएगा। तो मैसेजिंग सिस्टम जो है, एक तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट डिपेंडिंग होना चाहिए, इसके लिए यूज होता है। आप इसको टेक्निकल भाषा में बोलोगे लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर के लिए भी मैसेजिंग सिस्टम होता है। या आप ये बोल सकते हैं कि मार्केट में जो नया आर्किटेक्चर आ रहा है, जैसे कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है, इन सब में मैसेजिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लूजली कपल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आपका जो कम्युनिकेशन बहुत रिलायबल होता है, जैसे भरोसा रहता है कि आपका कम्युनिकेशन हो गया है प्रॉपर, आपका काम हो जाएगा। ट्रैफिक बफरिंग होता है। ट्रैफिक मतलब एक से ज्यादा रिक्वेस्ट आती है, उसको क्या करता है, बफर करके रखता है। और जैसे जरूरत पड़ती जाती है, सामने वाला तो लेते जाता है एक एक और उसमें काम करना चालू करता है। रिट्राई हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि किसी कारण से आपका मैसेज बी के पास तक पहुंच गया लेकिन बी ने उसको उठाया नहीं, तो आपका मैसेज थोड़ा रुक करके फिर से उसको ट्रिगर करेगा, भाई मैं हूँ, मेरे को ले लो, मैं अभी लाइन पे हूँ। तो फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है, आ जाओ, तुमको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस प्रकार का रिट्राई लॉजिक होता है कि अगर एक बार अगर किसी कारण से नहीं चला, वो नहीं, वो प्रॉपर ट्रिगर हो पाया, तो वो वापस से रिट्राई होता है। जैसे आपने ईमेल करने का ट्राई किया मैसेज के द्वारा या एसएमएस का, तो कई बार क्या होता है कि एसएमएस फेल हो गया, तो वो सेकंड टाइम ट्राई करता है और सेकंड टाइम में फिर वो पास हो जाता है। ये रिट्राई हैंडलिंग हो गया। इंडिपेंडेंट स्केलिंग हो गया। इंडिपेंडेंट स्केलिंग का मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा डाटा आता है तो वो अपने आप अपनी स्केलिंग बढ़ा देता है ना। और डाटा जब कम हो जाता है, रिक्वेस्ट कम आती है, तो अपने आप को कम कर लेता है या नेचुरल कर लेता है। फेलुअर आइसोलेशन रहता है, तो आपका फेलुअर जो है उसको आइसोलेट कर देता है। फेलुअर का चांस कम हो जाता है। अगर आप मैसेजिंग सिस्टम में आ गए तो आपका कोई फेलुअर नहीं के बराबर होगा। और अगर थोड़ा बहुत हो भी गया तो रिट्राई लॉजिक काम करेगा। फिर भी अगर थोड़ा बहुत हो गया तो डेड लेटर क्यू, DLQ बोलते हैं। तो डेड लेटर क्यू में आपका मैसेज चला जाएगा। एक अलग से शेड्यूलर होता है जिसको बैकग्राउंड जॉब बोलते हैं, वो जा करके डेड लेटर क्यू को पढ़ेगा और फिर उसको भी जाके उसको रन कर देगा, उसको प्रोसेस में लेके आ जाएगा। तो इतना सारा सिस्टम हमको डिजाइन करना पड़ता है ताकि आपका कम्युनिकेशन फेल ना हो। अब इसमें देखोगे यहाँ पर कोर सर्विसेज जो दिया हुआ है, पहला है एजोर सर्विस बस।
एजोर सर्विस बस जो है ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। और एजोर सर्विस बस में दो प्रकार की चीजें होती है। एक होता है आपका क्यू और एक होता है आपका टॉपिक। ठीक है, क्यू में क्या होता है कि जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, दो सर्विस है हमारे पास, और इनको आपस में हमने क्या किया है, क्यू से जोड़ दिया है। तो ए जो है, जो भी मैसेज डालेगा वो क्यू में डालेगा। अगर बी बिजी अगर मान लो, तो यहाँ पर क्या होगा, मैसेज आता जाएगा। और बी जब फ्री होगा तो एक एक मैसेज को पिक करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये कम्युनिकेशन आपका वन टू वन हो रहा है। तो ये जनरली क्यू के द्वारा होता है। और इसका मेन कारण क्या है, लूजली कपल बनाना, डिपेंडेंसी कम करना, और आपके सारे रिक्वेस्ट को 100% रन करना, जिसको बोलते हैं रिलायबल सिस्टम बनाना। ये क्यू हो गया। लेकिन अगर मान लो कि आप टॉपिक में काम कर रहे हो, टॉपिक क्या स्पेलिंग है, TOPIC, टॉपिक बोलते हैं। टॉपिक में क्या होता है कि जैसे कोई ए है, सर्विस है, और हमारे पास कुछ बहुत सारा काम करना रहता है। तो इसके लिए हमारे पास बी एक सर्विस होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट का कोई काम किया आपने, है ना, तो पेमेंट का काम किए तो क्या होगा कि ये जो कम्युनिकेट होगा वो बी से भी होगा, सी से भी होगा, डी से भी होगा। बी का मतलब है पेमेंट आपका डन हुआ तो आपका एसएमएस जाना चाहिए। ठीक है, आपका मेल जाना चाहिए, आपका इनवाइस जनरेट होना चाहिए, या आप बोलो डेटाबेस में एंट्री होनी चाहिए। तो एक पेमेंट डन हुआ तो उसके पीछे कम से कम 8-10 चीजें होती है, 8-10 प्रोसेस चलते हैं। लेकिन ये कब होता है, जब इसको टॉपिक ले लगाते हैं। टॉपिक में क्या होता है कि एक अगर कोई इवेंट जनरेट होता है तो वो मल्टीपल एक्शन करता है। बी एक एक्शन है, सी एक एक्शन है, डी एक, कोई भी एक्शन हो सकता है, एसएमएस भेजना, ईमेल भेजना, इनवाइस जनरेट करना, कोई चीज को अपलोड करना, या फिर डेटाबेस में एंट्री करना। ये बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं। तो इसके लिए टॉपिक यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको जो बर्थडे वगैरह के मैसेज वगैरह आते हैं, बैंक से आते हैं, या आपके ई कॉमर्स के एप्लीकेशन से भी आपको विश आता है, तो एक्चुअली वो टॉपिक के कारण आता है, क्योंकि एक इवेंट जनरेट होता है और सेम डे पे कितने सारे लोग का बर्थडे हो सकता है, 1,000, 10,000। तो फिर वो क्या होता है कि वन से मेनी की तरफ चले जाता है और वो सबको पहुंच जाता है। तो ये सब जो हो गया आपका क्यू और टॉपिक, दो चीज मैंने समझा दिया कि क्यू जो होता है वन टू वन होता है, यानी कि एक सर्विस से दूसरी सर्विस को कम्युनिकेट करने के लिए क्यू का इस्तेमाल होता है। और किसी एक सर्विस को मल्टीपल सर्विस से कनेक्ट करने के लिए टॉपिक का इस्तेमाल होता है। तो इसको बस याद रखना है, क्यू टॉपिक दो वर्ड को याद रखो, इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सर्विस बस के टाइप है। फिर उसके बाद आ गया इवेंट ग्रिड। इवेंट ग्रिड जो है एक्चुअली में क्या करता है, इवेंट ग्रिड जो है, इवेंट जनरेट होता है। तो इवेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्लॉब स्टोरेज में फाइल अपलोड हो गया तो एक इवेंट जनरेट हो सकता है। अगर डाटाबेस में कोई एंट्री हो गई तो इवेंट जनरेट हो सकता है। तो बहुत प्रकार के इवेंट्स हो सकते हैं। तो जब हम इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, हम चाहे ई कॉमर्स का एप्लीकेशन बना रहे, हेल्थ केयर का एप्लीकेशन बना रहे, ईआरपी एप्लीकेशन बना रहे, और उसमें हमको इवेंट ड्रिवन यूज करना पड़ रहा है, इवेंट ग्रिड। तो इवेंट ग्रिड एक सर्विस है। तो ये करती क्या है, तो इवेंट ग्रिड जो है, इसमें आपका एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है। तो मेन जो इसका सेंट्रल होता है इवेंट ग्रिड जिसको बोलते हैं, वो तो रिसीव करता है, लेकिन सेंडर सेंड कहाँ कहाँ से होता है। तो जैसे मान लो आपका ब्लॉब स्टोरेज है, तो ब्लॉब स्टोरेज में जा करके आप इवेंट को इनेबल कर दोगे, और वो पूछेगा किसको जोड़ना है। तो आपको इवेंट ग्रिड का पाथ बताना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि भाई अगर यहाँ पर कोई फाइल अपलोड हो गई तो उस कंडीशन में ये वाली सर्विस को तू कॉल मार दो। ठीक है, तो ये इवेंट ग्रिड हो गया। जैसे एसएमएस करना, मेल करना, और सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन होता है। डैशबोर्ड में देखना, नोटिफिकेशन का आइकॉन होता है, क्लिक करने पे जो रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको दिखाई देता है। ये सारा चीज कंट्रोल जो है इवेंट ग्रिड से होता है। तो ये आपका इवेंट ग्रिड कहलाता है, राइट। और इसके बाद है इवेंट हब। तो इवेंट हब और इवेंट ग्रिड का जो वर्क है थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो कि मैं अभी कोई इवेंट बता रहा था कि ब्लॉब स्टोरेज में कुछ अगर फाइल अपलोड हुआ, एक इवेंट जनरेट हुआ, और उस इवेंट पे डिफाइन किए थे कि क्या करना है, किसी को ईमेल करना है, एसएमएस करना है,
या कोई फंक्शन ऐप एग्जीक्यूट करना है, जो अपलोड इमेज को रीड करेगा, उसे प्रोसेस करेगा। कई प्रकार के इवेंट हो सकते हैं, राइट। लेकिन ये जनरली इवेंट कम होते हैं, कम, बहुत कम होते हैं। लेकिन जब ये इवेंट दो चार या 10 20 50 ना होकर के लाखों की मात्रा में पर सेकंड पे होते हैं, यानी 1 सेकंड में 1 लाख इवेंट अगर हो रहे, 1 सेकंड में 1 लाख, 5 लाख ऐसे इवेंट अगर रेज हो रहे पर सेकंड, तो आप इवेंट ग्रिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपको इवेंट हब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इवेंट हब जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो वो लाखों इवेंट्स जब एकदम कम समय में अगर जनरेट हो गए, 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड, मिनट भी नहीं, 1 सेकंड के अंदर अगर आपका 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इवेंट जनरेट हो रहा है, तो इवेंट हब ही उसको हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इवेंट हब। तो इवेंट ग्रिड, इवेंट हब और सर्विस बस, ये आपको लगाने पड़ते हैं जब आप क्लाउड का कोई एप्लीकेशन बना रहे हो। तो आपको ये पता भी होना चाहिए, अगर आप क्यूए टेस्टर हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरी डाटा नहीं पहुंची वहां तक, तो भाई चेक करूँ कहीं क्यू में फंसी हुई तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं हो गई है। डेवलपर है तो भी आपको ये सब चेक करना आना चाहिए कि भाई अगर मेरा कोई डाटा कहीं हैंग हो रहा है या मैं डेबग कर रहा हूँ, तो फिर मैं एजोर में जाकर के देखूँ कि मेरा डाटा वहां से पास हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ एक डिफरेंट टाइप का काम होता है। तो के ये क्यूए टेस्टर के लिए भी है, डेवलपर्स के लिए भी है, बहुत जरूरी है ना, तो ये सब जानना एटलीस्ट डेबग करने के लिए जरूरी है। अब ये क्यूए टेस्टर बोलेंगे कि भाई सर्विस बस से मुझे क्या करना है, लेकिन अगर उसको टेस्टिंग करने दिए फंक्शनैलिटी, और वो कुछ फॉर्म को रिस्टार्ट का बटन दबा दिया, मेल आना चाहिए और मेल नहीं आया, तो कम से कम वो देख सकता है ना सर्विस बस में जाके कि भाई मेल जो है क्यू में गया भी कि नहीं गया। अगर क्यू में नहीं आया तो एक अलग टाइप का बग हो गया, क्यू में आ गया लेकिन वहीं पर पड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो एक दूसरे टाइप का बग है। और क्यू में आ करके बाहर निकल गया बट फिर भी मेल नहीं आया, तो ये तीसरे टाइप का बग हो गया। तो ये सब चीज के लिए भी क्यूए और टेस्टर को जानना जरूरी है, इसके फंक्शन वगैरह, और एजोर में कहाँ देखे जाते हैं प्रैक्टिकली, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये जब हमारे सेशन थ्योरी के खत्म होंगे, तो एक बार मैं प्रैक्टिकल सेशन चालू करूंगा जिसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि ये सब चीजें कहाँ होती है, कैसे होती है। एजोर सर्विस बस, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते जो मैंने अभी समझा दिया पिछले स्लाइड की, ये सारी चीजें। डेफिनेशन, रिलायबल एंटरप्राइज मैसेज ब्रोकर, तो इसको मैसेज ब्रोकर बोलते हैं। अच्छा, ये सब टेक्निकल वर्ड्स इंटरव्यू में काम आते हैं, आपको समझ में आता है क्या चीज है, क्यों लगाया जाता है, आप इसमें काम भी कर चुके हो, आप नया भी बना चुके हो, लेकिन इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि भाई आप कौन सा मैसेज ब्रोकर यूज करते हो। अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई मैं तो सर्विस बस जानता हूँ, इवेंट ग्रिड जानता हूँ, तो मैसेज ब्रोकर एक नया चीज आ गया। तो इसलिए जो वर्ड्स है, अगर आप टेक्निकल हो तो डेफिनेटली इसको याद रखने की कोशिश करो। मैसेज ब्रोकर बोलते हैं ना सर्विस बस को। अच्छा, सर्विस बस ही सब कुछ नहीं होता भाई, सर्विस बस के अलावा काफका होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एडब्ल्यूएस है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, गूगल का जीसीपी है, उसमें डिफरेंट नाम की सर्विस है। तो आपको मैसेजिंग सर्विस या मैसेज ब्रोकर ये कॉमन वर्ड है, लेकिन एजोर में काम कर रहे थे एजोर सर्विस बस, या फिर आप काफका यूज करोगे तो काफका, एमएसएमक्यू, एमएसएमक्यू यूज होता है कई जगह ना। तो ये सब चीजें फिर एडवांस लेवल पे हमको जानना पड़ेगा अगर आप आर्किटेक्ट लेवल पे आना चाहते हो। तो अभी हम एजोर में पढ़ रहे करके हम केवल सर्विस बस के बारे में ज्यादा जानेंगे। तो ये हो गया। अब इसमें देखो क्यू और टॉपिक्स होता है, क्यू मतलब वन सेंडर वन रिसीवर, यानी एक भेजने वाला और एक उसको रिसीव करने वाला, तो क्यू लगाओगे। लेकिन अगर एक सेंडर है, मेनी रिसीवर है, तो आपको टॉपिक लगाना है। जैसे मैं बताया था ना, वन सेंडर, कि एक अगर मान लो कहीं पेमेंट वगैरह का बटन दबा दिया, पेमेंट हो गया, तो मल्टीपल रिसीवर है, एसएमएस की सर्विस रिसीव की और एसएमएस भेज दी, ईमेल की सर्विस रिसीव की, ईमेल भेज दी, डाटाबेस की सर्विस रिसीव की, डाटाबेस में इंसर्ट क्वेरी मार दी। तो इस प्रकार के आपके ये क्यू और टॉपिक सर्विस बस में यूज होते हैं। अब ये यूज करने से फायदा ये होता है कि आपकी गारंटेड डिलीवरी रहती है, रिट्राई सपोर्ट रहता है, डेड लेटर क्यू रहता है। डेड लेटर क्यू बोला ना कि किसी कारण से अगर वो रिट्राई होने के बाद भी अगर नहीं गया, मान लो जैसे मैंने 3 रिट्राई लगा कर रखा है, तो पहला रिट्राई किया, आपका मेल नहीं गया, सेकंड किया तो भी मेल नहीं गया, तीसरा करने के बाद जैसे नहीं जाएगा तो वो मैसेज क्यू से हट करके डेड लेटर क्यू में आ जाएगा। ठीक है, उसी के पैरेलल एक और डेड लेटर क्यू होती है, और डेड लेटर क्यू से फिर कौन रन करेगा, हमारा बैकग्राउंड शेड्यूलर है, वो जा करके उसको चेक करेगा और उसको फोर्सली मेल को भेजेगा। ठीक है, तो ये रिट्राई सिस्टम पहला काम करता है, रिट्राई काम नहीं किया
तो डेड लेटर क्यू में जाता है, फिर वहां से आपका मेल वगैरह जा सकता है। डुप्लीकेट डिटेक्शन, यानी कि ऐसा नहीं कि अगर किसी ने बार बार बटन दबा रहा है तो वो बहुत सारे मैसेज चले गए, उतने सारे मेल चले गए, कभी नहीं होगा। मेल आपको एक ही आएगा, आप एक बार दबाओ बटन या 4 बार दबाओ, वो आपको दबाने नहीं देगा। और दबा भी दिए तो भी आपका एक ही बार जाएगा। ये आपका आर्किटेक्चर वैसा डिजाइन करना पड़ता है। फिर आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी कि आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग उसी बेस पे होता है जो मैसेज आता है। तो एप्लीकेशन से आपका सर्विस बस में पहले डाटा जाता है, और फिर कंज्यूमर सर्विस में जाता है जो उसको कंज्यूम करेगी। जैसे ईमेल भेजने की सर्विस कंज्यूमर सर्विस है, एसएमएस भेजने की सर्विस कंज्यूमर सर्विस है। जो कंज्यूम करती है किसी भी मैसेज को, डाटा को, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। इसके रियल यूज केस में देखेंगे, जैसे बैंकिंग का पेमेंट सिस्टम है, तो पे का बटन अगर आप दबा रहे हो तो ये आपका जो रिक्वेस्ट है वो सर्विस बस में जाती है। और सर्विस बस में जाएगा तो उसके बाद आपका जो है बहुत कुछ होगा, आपका मैसेज वगैरह है वो हो जाएगा, ट्रांजेक्शन होगा डाटाबेस में, जैसे मैं बताया इस प्रकार से आपका होगा। तो ये बहुत ही सेफली होता है और एग्जीक्यूट होने की गारंटी रहती है, आपका फेल नहीं होता है। ठीक है। इवेंट ग्रिड को देख लेते हैं कि रियल टाइम इवेंट नोटिफिकेशन सर्विस। तो नोटिफिकेशन सर्विस जहां पर यूज हो रहा है वहां पर हम इवेंट ग्रिड करते हैं। नोटिफिकेशन का मतलब मैसेज भेजना नहीं होता है, नोटिफिकेशन पे एक्शन भी होता है। जैसे मैंने बताया कि ब्लॉब स्टोरेज में जब कोई फोटो अपलोड हो गई तो एक हमारी सर्विस फंक्शन ऐप में वो अपने आप ट्रिगर हो जाएगी। और वो क्या करेगी, उस इमेज को उठाएगी, उसको प्रोसेस करेगी, उसका कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज करेगी, साइज वगैरह छोटा करेगी, और वापस ब्लॉब स्टोरेज में प्रॉपर प्लेस में जाके स्टोर कर लेगी। तो देखो ये नोटिफिकेशन आया तब वो एक्शन हुआ ना। तो बहुत एक्शन के लिए हमारी सर्विसेज बनी हुई है, लेकिन उसको ट्रिगर होने के लिए, उसको काम चालू करने के लिए एक नोटिफिकेशन की जरूरत होती है। तो आपका जो इवेंट ग्रिड है ये नोटिफिकेशन सेंड करने का काम करता है। तो एजोर में बहुत सारी सर्विसेज के कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग वाले ऑप्शन में देखोगे, लेफ्ट बार में, साइड बार में, तो वहां आपको इस प्रकार का आपको इवेंट इवेंट करके लिखा रहेगा। इवेंट ग्रिड हो सकता, इवेंट ही लिखा रहेगा मेरे ख्याल से। उस इवेंट को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आप जैसे इनेबल करोगे तो वो इवेंट ग्रिड का आईडी पूछेगा, तो आपको इवेंट ग्रिड को जोड़ना रहता है उसमें। ये मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा क्या रहता है, कैसे करते हैं। तो ये आपका आर्किटेक्चर है कि भाई इवेंट सोर्स से आपका एक ग्रिड पे जाता है और ग्रिड से आपका सब्सक्राइबर भी जाता है। सब्सक्राइबर मतलब एक सर्विस होती है जो कंज्यूम करती है। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया कि फाइल अपलोड हुआ तो इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। कोई यूजर क्रिएट हो गया, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी अपना एंट्रा डायरेक्टरी, एंट्रा आईडी में कोई यूजर क्रिएट हो गया तो तुरंत एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट हो गया तो इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। इवेंट में ट्रिगर में जैसे कि एसएमएस आ जाएगा, भाई पेमेंट ट्रांसफर हो गया। मेल में जाकर कोई मेल भी आ जाएगा आपको कि पेमेंट ट्रांसफर हो गया। तो ये सब चीजें हो सकता है। ऑर्डर शिफ्ट, अगर ऑर्डर आपने बना के रखा हुआ था और जैसे आपका शिफ्ट हो जाएगा तो तुरंत देखोगे आप ना, अपने आप आपको ईमेल और एसएमएस आ जाता है कि आपका ऑर्डर शिफ्ट हो चुका है और कुछ दिन में आपको मिल जाएगा। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि हम इवेंट ग्रिड यूज करते हैं। तो इवेंट ग्रिड का यूज केस आप देखोगे तो पुश बेस्ड डिलीवरी है, यानी कि आप उसको जो है इवेंट जनरेट कर देते हो, और जनरेट कर देते हो तो आपका जो है आगे मैसेज चला जाता है कि भाई यहाँ से ये जनरेट हुआ है इवेंट, तो आपको कुछ काम करना है, तो जैसा सर्विस होगा वैसा काम कर लेगा। मिली सेकंड राउटिंग से, हाँ इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। मतलब 10 मिली सेकंड से लेके 40-50 मिली सेकंड में वो तुरंत वहाँ सेकंड नोटिफिकेशन पहुंच जाता है इवेंट ग्रिड के द्वारा। सर्वरलेस इंटीग्रेशन है, यानी कि इवेंट ग्रिड वगैरह के लिए कोई सर्वर की जरूरत नहीं, कोई डिप्लॉयमेंट वगैरह नहीं करना रहता है। एजोर की सर्विस है, आपको केवल इसको क्रिएट करना पड़ता है और सेटअप करनी पड़ती है। तो इसका रियल यूज केस में जैसे आपका अपलोड द केवाईसी डॉक्यूमेंट। केवाईसी डॉक्यूमेंट जब अपलोड करते हैं ना तो कई बार मोबाइल से करते हैं, कई बार डेस्कटॉप से करते हैं, है ना, कभी छोटी फाइल भेज देते, कभी बड़ी फाइल भेज देते। बट हमारे रूल है कि आप कैसा भी फाइल भेजोगे हम उसकी साइज, कैपेसिटी और प्रॉपर सेट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इवेंट ग्रिड यूज करते हैं। जैसे कोई फाइल अपलोड होता है तुरंत इवेंट रेज होता है, और उसी समय हमारा जो एप्लीकेशन है वो उस फाइल को, इमेज फाइल को उठा के काम करता है और वापस सेव कर लेता है। तो क्या क्या काम हो सकते हैं, अगर जैसे कोई इमेज अपलोड हो रहा है तो ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का कोई एप्लीकेशन है जो उसमें से कोई डाटा फैच कर रहा है, जैसे कि आपने पैन कार्ड वगैरह या आधार कार्ड को अपलोड कर दिया, तो ओसीआर क्या करेगा, उसमें से आधार नंबर को निकाल लेगा, डेट ऑफ बर्थ को निकाल लेगा, नाम को निकालेगा और डाटाबेस में स्टोर भी कर देगा। तो जो आपको ऐसा भरने की जरूरत नहीं फॉर्म,
आपने केवल अपलोड किया, वो रीड कर लेता है तुरंत उसके अंदर का डाटा और स्टोर भी कर लेता है डाटाबेस में। फ्रॉड वैलिडेशन आपका हो जाता है, जैसे केवाईसी वगैरह करते तो फ्रॉड वैलिडेशन आपका होगा। और फिर ईमेल कंफर्मेशन, तो इसका मतलब है कि ये सारी क्या है, सर्विसेज है। और ये सर्विस ट्रिगर कैसे हो रही है, इवेंट के कारण। इवेंट कहाँ से आ रहा है, इवेंट ग्रिड से आ रहा है। इवेंट ग्रिड को मैसेज कहाँ से आ रहा है, कि जो भी हमारे सर्विसेज होती है जोड़ की, उसमें इवेंट ग्रिड को जोड़ा जाता है, सेटअप किया जाता है उसके कारण। जैसे एग्जांपल के लिए डोर बेल अगर बजता है, तो नोटिफिकेशन किसको मिलता है, सबको मिल जाता है। एवरी वन इनसाइड, जो घर के अंदर है, सबको पता चल जाता है कि डोर पे कोई आया है, कोई खड़ा है। तो डोर बेल की इन सबको सुनाई आएगी। तो इवेंट ग्रिड का काम ऐसी है कि अगर उसके बाद इवेंट आया तो उससे जुड़े हुए सबको तुरंत नोटिफिकेशन चले जाते हैं। एजोर इवेंट हब जो मैं बताया था, इवेंट ग्रिड से ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा बड़ा होता है। बस इतना समझना है कि वहां पर जो इवेंट्स होते हैं बहुत कम होते हैं। यहाँ इतने ज्यादा होते हैं कि एक सेकंड में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इवेंट जनरेट हो सकती है पर सेकंड। इतने इवेंट जनरेट हो रहे, इवेंट ग्रिड तो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसको हम इवेंट हब से करते हैं। तो इवेंट हब के यूज करने के लिए हमारे पास जो है, जैसे कि आईओटी डिवाइसेस होते हैं, सेंसर होते हैं। जैसे जीपीएस का सेंसर है ना, देखो जीपीएस डिवाइसेस है। तो जैसे मान लो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा में गाड़ियां जा रही है, टोल प्लाजा में 10-12 लेन बना हुआ है और कंटिन्यू गाड़ी निकलती जा रही है। तो वो सबको ट्रैक करने के लिए, एकदम लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको इवेंट हब यूज करना ही होगा। स्ट्रीमिंग वर्ड यूज करना है, जहां हमें डाटा का, इवेंट का स्ट्रीमिंग आ गई, तो आपको इवेंट हब यूज करना है। और अगर केवल इवेंट आ रहा है उसमें काम करना है, तो आप इवेंट ग्रिड का इस्तेमाल करना है। दोनों काम एक जैसा है, लेकिन इतना याद रखो कि बहुत हैवी लोड रहेगा तो इवेंट हब, और एकदम लाइट लोड रहेगा तो इवेंट ग्रिड। इसको भी आप याद रख सकते हो। इसके फीचर्स देख लेते हैं। जैसे हाई थ्रूपुट, जैसे मैं बताया कि 1 सेकंड में 1-1 लाख, 5-5 लाख हैंडल कर रहा है, तो स्वाभाविक है इसकी परफॉर्मेंस स्पीड बहुत हाई होगी। ठीक है। फिर पार्टीशन प्रोसेसिंग, यानी कि इसमें जो प्रोसेस होते हैं वो पार्टीशन होते हैं, मल्टीपल आते रहते हैं ना कंटिन्यूअस इसमें, और स्ट्रीमिंग के फॉर्म में आते हैं। पैरेलल इसमें प्रोसेस हो जाती है, पार्टीशनिंग जो भी बना हुआ रहता है। और रीप्ले इवेंट्स, रिप्ले इवेंट का भी फैसिलिटी है, रियल टाइम एनालिटिक्स है। यानी कुल मिलाकर के ये बहुत ज्यादा डाटा को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। अब जैसे इसमें कोई कंपनी है, और वो कंपनी में कंटिन्यू टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, जैसे कि कंपनी में 40-50 बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, रोबोटिक मशीन, और उसके टेम्परेचर को कंटिन्यू हर मिनट में आपको वॉच करना है। तो आपको इवेंट हब यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्ट्रीमिंग आएगी सारे मशीनों से कंटिन्यू, पर सेकंड आपको, पर सेकंड या बोला जाए पर मिनट बोला जाए, डाटा आएगा। तो प्रेशर का डाटा आ सकता है, टेम्परेचर का आ सकता है, मशीन के वाइब्रेशन का आ सकता है ना। मान लो जैसे 50,000 सेंसर अगर लगा हुआ है, तो सोचो 50,000 सेंसर पर सेकंड, मिनिमम 50,000 तो भेजेंगे ही भेजेंगे। तो आप सोचो ये कितना डाटा आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आपको हैंडल करने के लिए इवेंट हब का इस्तेमाल करना रहेगा। यहाँ पर एक कंपैरिजन देख लेते हैं। सर्विस बस बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए होता है। सर्विस ए से सर्विस बी को कम्युनिकेट कर लेता है, या फिर सर्विस ए से सर्विस बी सी डी को कर लेता है। डिपेंड करता है कि आप क्यू यूज कर रहे हो या टॉपिक यूज कर रहे हो। क्यू मतलब 1 to 1 हो गया, और टॉपिक मतलब 1 to many हो गया। यानी एक जो है, हमारे बहुत सारे सर्विस को अगर भेजना है तो हम टॉपिक यूज करते हैं। इवेंट ग्रिड नोटिफिकेशन के लिए जनरली यूज होता है, लेकिन आप याद रखो कि इसके जो इवेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, रुक रुक के होते हैं। ऐसा स्ट्रीमिंग टाइप का नहीं होता है। लेकिन जहां स्ट्रीमिंग की बात आएगी, तो हम क्या यूज करेंगे, इवेंट हब यूज करेंगे। ठीक है। तो इवेंट ग्रिड में अगर बात करेंगे तो पब्लिश एंड सब्सक्राइबर होते हैं, पब सब बोलते हैं। तो पब्लिश का मतलब होता है कि वो मैसेज को आगे भेज देता है, ट्रांसफर कर देता है। सब्सक्राइबर क्या होता है, कि लिसनर होता है, वेट करते रहता है कि भाई कुछ आया क्या। जैसे आ गया तुरंत उसको लेता है, एक्सेप्ट करता है, उसमें काम करना चालू कर देता है। तो इसको शॉर्टकट में पब सब मॉडल बोलते हैं। पब सब मॉडल इसका पूरा है, पब्लिश एंड सब्सक्राइबर मॉडल। तो इवेंट ग्रिड को बोलते हैं। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कई बार। इवेंट हब स्ट्रीमिंग, तो इसको नॉर्मली याद रखने के लिए, स्ट्रीमिंग आ गया तो इवेंट हब याद रखो, पब सब बोल दिया तो इवेंट ग्रिड, नोटिफिकेशन बोल दिया तो इवेंट ग्रिड,
और क्यू और टॉपिक की बात आ गई तो सर्विस बस। लेकिन ये सारे का काम इंटीग्रेशन का ही है ना, एक सर्विस से दूसरी सर्विस में मैसेज ट्रांसफर करना, नोटिफिकेशन ट्रांसफर करना, तो ये इंटीग्रेशन टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं सब चीजों को डिटेल में, राइट। एपीआई लेयर, जो मैंने बताया था एपीआई मैनेजमेंट, हमारे एप्लीकेशन जहाँ डिप्लॉय होते हैं ना, तो वहां से बहुत सारी एपीआई होती है, उसके एंड पॉइंट्स होते हैं जिसको हम प्राइवेट एंड पॉइंट बोलते हैं। और ये प्राइवेट एंड पॉइंट हम बाहर किसी को दे नहीं सकते। हमारा यूआई का फ्रंट एंड के एप्लीकेशन में भी हम प्राइवेट एंड पॉइंट नहीं लगा सकते। तो हमें उसे पब्लिकली एक्सपोज करने के लिए एक सिक्योर गेटवे चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एजोर गेटवे, एजोर एपीआई गेटवे, या इसको बोलते हैं एजोर एपीआई मैनेजमेंट। शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपीआईएम। जो एजोर की सर्विस है ना, एपीआईएम, और इसको एजोर लेयर भी बोलते हैं। तो ये इसलिए याद रख लो कि अगर इस टाइप से अगर कोई पूछ रहा है, पता है जवाब लेकिन नहीं बता पाओगे, क्योंकि सब एक ही चीज है ना। एपीआईएम हो गया, एजोर गेटवे हो गया, एपीआई गेटवे हो गया, एपीआई मैनेजमेंट हो गया, एक ही चीज है। तो ये आपको क्या काम करता है, आपकी एपीआई को सिक्योरली एक्सपोज करने का काम करता है। और ये सेंट्रल एपीआई गेटवे आपकी एप्लीकेशन की सारी एपीआई, चाहे वो 3000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, सब यहाँ करके जुड़ी रहती है। तो ये पूरा एक सेंट्रल गेटवे, यानी कि एप्लीकेशन में कहीं भी अंदर जाना है, आपको यहाँ से होके जाना पड़ेगा। यहाँ सिक्योरिटी लगी होती है बहुत तगड़ी। सिक्योरिटी क्या क्या होती है, जैसे एग्जांपल के लिए अ, आपका रेट लिमिट। अगर मान लो कि 1 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा अगर रिक्वेस्ट आ गई, तो वो पूरे रिक्वेस्ट को रोक देगा, या जिस आईपी से आ रही है उसको ब्लॉक कर देगा। तो इस प्रकार की सिक्योरिटी बहुत सारी इसमें लगी रहती है। आर्किटेक्चर में देखेंगे, जैसे कि मोबाइल, ये जो एप्स है ना, जैसे मोबाइल का हो गया, पार्टनर हो गया, वेब पोर्टल हो गया, इनमें से कोई भी ऐप को अगर आप क्लिक करते हो, तो डाटा वगैरह डिमांड करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो, तो वो पहले एपीआई मैनेजमेंट पे जाएगा। अगर आपका ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पास हो जाएगा, देन बैकएंड सर्विस पे जाएगा। अब बैकएंड सर्विस क्या देगा, डाटा देगा, तो रिस्पॉन्स देगा, रिजल्ट देगा, जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऐप में। कैपेबिलिटीज में क्या क्या है, देखो यहाँ पर कैपेबिलिटीज भी लाइन से लिखा हुआ है। ऑथेंटिकेशन मतलब सिक्योरिटी चेक करता है, कि जैसे कि जेडब्ल्यूटी टोकन हमने लगा के रखा है, तो वो देखेगा भैया टोकन इसके पास है कि नहीं, टोकन नहीं तो रोक देगा उन पर। जैसे अपन आई कार्ड दिखा के कहीं अंदर घुसते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पर टोकन होता है। रेट लिमिटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने पॉलिसी बना दी कि 1 मिनट में 100 से कम अगर रहेंगे रिक्वेस्ट, तो ठीक है उसको अंदर आने दो, चेक करके आने दो, लेकिन आने दो। अगर 100 से ज्यादा हो गए, तो भाई वो रियल होंगे, ऑथेंटिकेट होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन नहीं, रोक दो। तो मैं क्या है, एक सिक्योरिटी के लिए रेट लिमिट लगा, जैसे बैरिकेड्स लगाते हैं ना, बहुत ज्यादा पब्लिक आती तो बैरिकेड्स लगा देते हैं कि लाइन बना के अंदर आती हो, ताकि आपका डिस्टरबेंस ना हो, आपका डाउन ना हो जाए। एक्चुअली में क्या होता है, हैकर लोग क्या करते हैं, जो आपके अपोजिट होते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा आपका एप्लीकेशन को डाउन कर देते हैं, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेज देते हैं, बहुत कंटिन्यू। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके द्वारा करते हैं। तो उससे बचने के लिए हमको रेट लिमिटिंग क्या लगानी पड़ती है। एनालिटिक्स वगैरह का जो आपका एप्लीकेशन होता है, तो उसको डाटा भी यहीं से मिलता है, क्योंकि आपकी सारी एपीआई यहाँ पर इंटीग्रेट हो चुकी है। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ से बनाया जा सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन का 100% एपीआई आपको यहाँ पर मिलेगा। वर्जन मैनेजमेंट होता है, वर्जन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपकी एक एपीआई, लॉगिन की एपीआई मोबाइल एप्लीकेशन में भी चल रही है, विंडोज एप्लीकेशन में भी चल रहा है, वेब एप्लीकेशन में भी चल रहा है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस आ गया, तो अगर आप डायरेक्ट उस एपीआई में जाकर मॉडिफाई कर दोगे, तो आपका जो वेब एप्लीकेशन और विंडो एप्लीकेशन डायरेक्ट बंद हो जाएगा, फिर उसको भी कंपेटिबल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे वर्जन 1 जो है, तीनों एप्लीकेशन में लगा हुआ था, तो मोबाइल एप्लीकेशन की अगर लॉगिन एपीआई को हमें चेंज करना है, तो उसको वर्जन 2 कर देते। तो वर्जन 2 मोबाइल में इंटीग्रेट हो जाती, और बाकी पुराने में 1.0 चल रहा है, तो इसका मतलब है कि बाकी एप्लीकेशन आपका रनिंग कंडीशन में डाउन नहीं हुआ। तो ये तभी हो पाता है जब आपने वर्जन मैनेजमेंट किया है। वर्जन मैनेजमेंट नहीं किया है और एप्लीकेशन में आपने चेंज कर दिया, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन तुरंत बंद हो जाएंगे। थ्रेट प्रोटेक्शन रहता है। थ्रेट प्रोटेक्शन का मतलब, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति ने लॉगिन किया मुंबई से सुबह 9 बजे, और अचानक 9 बज के 10 मिनट में वही व्यक्ति सेम आईडी पासवर्ड से अमेरिका से, यूएस से लॉगिन कर दिया, तो ये थ्रेट हो गया। तो वो हमारा जो अल्गोरिथम होता है, लॉजिक होता है ना, पकड़ लेगा तुरंत, और उस यूजर को ब्लॉक कर देगा। क्यों कर देगा?
कि भाई वो तो रियल हो ही नहीं सकता, हैकर ही होगा। तो उस आईडी को ब्लॉक कर देगा और वो खुद उसको जाके ऑफिस में आके कस्टमर केयर से बात करके इनेबल करना रहेगा। तो ये थ्रेट प्रोटेक्शन के बहुत सारी चीजें होती है, मैं एक ऐसी एग्जांपल देने के समझा है। लेकिन थ्रेट थ्रेट प्रोटेक्शन में बहुत सारा चीज आएगा, लोकेशन आएगा, आईपी आएगा, और बहुत सारी चीज आती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लो आपका बैंक एक्सपोज एपीआई थ्रू, तो बैंक एपीआई एक्सपोज करती है, किसके थ्रू करती है? एपीआई गेटवे के थ्रू। तो यूपीआई के जो पार्टनर होते हैं उनको देती है। जैसे आप गूगल पे से स्टेट बैंक का ट्रांसफर करते हो, फोन पे से भी स्टेट बैंक का ट्रांसफर करते हो, तो स्टेट बैंक की एपीआई जो है ना उन सबके पास है, उन्होंने इंटीग्रेट किया है, तभी आप स्टेट बैंक को यूज कर पा रहे दूसरे एप्लीकेशन में। तो यूपीआई पार्टनर्स हो गए, मोबाइल बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड सिस्टम हो गया, और मर्चेंट पोर्टल्स हो गया, और ये सब आपका जो है एपीआई के थ्रू आपका इंटीग्रेट होता है। एपीआई आप मिल जाएगी तो आप एप्लीकेशन में लगा के उसको यूज कर सकते हैं। इजी एग्जांपल क्या है? सिक्योरिटी गार्ड एट ऑफिस गेट। जैसे कि मान लो मैंने बताया कि एयरपोर्ट में अगर एक गेट है और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, वो फिल्टर करके एक एक को आने देते हैं, पूरा चेक, आई कार्ड चेक करेंगे, आपको पूरा आपके जो पास जो सामान है उसको भी चेक करेंगे, उसके बाद अंदर जाने देंगे। तो ऐसे ही आपका जो गेटवे होता है, एपीआई गेटवे, तो जब भी रिक्वेस्ट बाहर से आती है, आप पोस्टमैन से हिट करते हो, यूआई के एप्लीकेशन से एपीआई कॉल करते हो, तो गेटवे के थ्रू ही वो अंदर जाता है, क्योंकि अब ये सिक्योरिटी देता है आपको। एपीआई की पॉलिसीज हम लगाने पड़ते हैं, जैसे कि टोकन मैंने बताया ना, जेडब्ल्यूटी अगर है तो भी अंदर आने देना है, और लिमिट वगैरह डाल के रखे कि इतनी लिमिट रहेगी। जैसे कि यहाँ लिखा है कि 100 रिक्वेस्ट पर मिनट, ये पॉलिसी मैंने लगा दिया, तो 1 मिनट में अगर 100 से ज्यादा रिक्वेस्ट आएगा तो ब्लॉक कर देगा सारे रिक्वेस्ट, तो वो सोचेगा कोई हैकर है। आईपी फिल्टरिंग, यानी कि कौन सी आईपी से डाटा आना चाहिए, मैं अगर पॉलिसी में डाल दिया तो कोई दूसरा व्यक्ति के पास आईडी पासवर्ड होगा तो भी वो यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आईपी रजिस्टर्ड कर दिया। फिर ट्रांसफॉर्म मैसेज, लॉगिंग, ये बहुत सारी सुविधा रहती है, यहाँ नहीं है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल देखोगे तो उसमें 30-40 प्रकार के, उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा पॉलिसी लगाने के लिए। और ये पॉलिसी लगा के हम क्या करते हैं? सिक्योर करते हैं हमारे एप्लीकेशन को। लॉजिक एप्स मैंने बताया था वर्क फ्लो पैटर्न्स के लिए। तो वर्क फ्लो पैटर्न्स क्या होता है? जैसे कि मान लो यहाँ दिया ट्रिगर ना, कुछ ट्रिगर हुआ है किसी भी प्रकार का, तो पहले कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा? एक्शन लेगा। अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स है तो ट्रू होगा तो डिफरेंट एक्शन लेगा, फॉल्स होगा तो डिफरेंट लेगा, लेकिन कंडीशन के बाद क्या करेगा? एक्शन लेगा। और अगर एक्शन कंप्लीट हो गया तो नोटिफिकेशन जनरेट करेगा, एसएमएस से, मेल से, जिस प्रकार से भेजना नोटिफिकेशन भेज देगा। तो एज्योर लॉजिक ऐप बोलते हैं इसको, याद रखना। इसको लो कोड वर्कफ्लो बोलते हैं, ये भी याद रखो। ऑटोमेट प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि ऑटोमेशन अगर वर्ड आ गया एज्योर में तो आपके दिमाग में लॉजिक ऐप आना चाहिए। अगर किसी ने लो कोड वर्कफ्लो पूछ दिया कि भाई आपने लो कोड वर्कफ्लो में काम किया है, भले आपने लॉजिक ऐप में काम किया लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इन शब्दों को याद रखो। लो कोड मतलब लॉजिक ऐप, ऑटोमेशन की बात आ गई तो लॉजिक ऐप पहले आता है, राइट। तो इसमें कोडिंग वगैरह हमें नहीं के बराबर करनी रहती है, हमको यूआई में ही सेटअप करना रहता है जो भी हो उससे। कोडिंग भी कर सकते हैं बट ज्यादा जरूरत नहीं रहती है कोडिंग करने की। इसके फीचर्स वही है, विजुअल डिजाइनर है, जैसे बोला ना, माउस से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको सेटअप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको जाके कोडिंग वर्क करनी है। रिट्राई हैंडलिंग, एरर वर्कफ्लो, अप्रूवल वर्कफ्लो, मॉनिटरिंग, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजों को आप हर प्रकार का वर्कफ्लो बना सकते हैं। और वर्कफ्लो मतलब समझ गए, एक से ज्यादा एक्शन उसको आपस में जोड़ा गया है कि ये एक्शन अगर हुआ तो उसके नीचे के दो एक्शन होंगे, और कोई कंडीशन बेस पे होंगे, कंडीशन ये है तो होगा, नहीं है कंडीशन तो नहीं होगा। तो ये सब वर्कफ्लो बनानी पड़ती है हमें। अप्रूवल सिस्टम जैसे एक वर्कफ्लो हो गया। वर्कफ्लो पैटर्न्स अगर हम देखेंगे तो इसमें सिक्वेंशियल एक पैटर्न्स होता है, और एक कंडीशनल बेस्ड पैरेलल भी होता है। तो सिक्वेंशियल में क्या होता है कि आपका एक एक्शन अगर रन होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेप 2 चालू हो जाएगा, स्टेप 2 कंप्लीट होगा तो स्टेप 3 चालू हो जाएगा। तो ऐसा आपको एजोर में आपने कुछ सर्विस बनाई है कि पहली सर्विस अगर रन होगी, अगर वो कंप्लीट हो गई तो फिर दूसरी सर्विस रन होगी, वो कंप्लीट हो गई तीसरी। तो ये किससे मैनेज होगा? लॉजिक ऐप से। मान लो फंक्शन ऐप आपने 5 बना दिए, लेकिन फंक्शन ऐप तो आपस में नहीं जोड़ेंगे, फंक्शन ऐप इंडिविजुअल डिप्लॉय कर दिए, लॉजिक ऐप उनको कॉल करेगा, वो डिसाइड करेगा कि कब मुझे फंक्शन ए को कॉल करना है, कब बी को करना है। तो ये सीक्वेंस में आ गया। पैरेलल में भी आप कर सकते हो कि आपका
एक अगर कोई चीज ट्रिगर हो गया तो एक फंक्शन ऐप आपने एबीसी बना कर रखा है, तो एक साथ आपका ए भी रन हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, एक साथ रन होंगे पैरेलल। ये भी हो सकता है, और ये एक सीक्वेंशियल में एक कंप्लीट होगा तब दूसरा चालू होगा। तो ये दोनों इसमें कंडीशनल बेस्ड अप्रूवल सिस्टम यानी वर्कफ्लो हम बोल रहे हैं, वो रहता है। बिजनेस चैलेंजेस इसमें जो रिजॉल्व होता है, जैसे केस स्टडी दिया है बैंक पेमेंट। तो बैंक पेमेंट में क्या होता है कि जैसे कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट, मोबाइल पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रांसफर, एटीएम, ये सारे क्या है, ट्रांजेक्शन, पेमेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग आपका तुरंत होना चाहिए, मिली सेकंड में। फ्रॉड चेक यानी कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि किसी और के अकाउंट में चला गया, किसी ने आपका डाटा एक ए से बी को दे रहा था, सी आकर के डाटा का देख लिया या पेमेंट को चुरा लिया। तो ये सब आपकी सिक्योरिटी लगी रहती है उसमें। ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल क्यों रहता है कि भाई आपका हिस्ट्री मेंटेन करना रहता है कि आपने किसको डाटा दिया, यानी पेमेंट किसको किया, उसने किसको पेमेंट किया। तो अगर मान लो पूरा ट्रैक करना अगर चाहेंगे कि कब किसने क्या क्या किया, कब किसने किसको अप्रूवल दिया, ये सारा चीज आपका ऑडिट ट्रेल में आता है। और रिट्राई कैपेबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी जो होती है रिट्राई होती है, समय के हिसाब से वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता भी है और कम भी कर देता है। तो मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे होते हैं एक बैंकिंग सिस्टम में। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये इसके आर्किटेक्चर है, मोबाइल एप्लीकेशन, पेमेंट एपीआई, फ्रॉड इंजन, कोर बैंकिंग। देन उसके बाद एसएमएस नोटिफिकेशन में आता है ईमेल, एसएमएस और ऑडिट। इवेंट प्रोसेसिंग, रियल टाइम नोटिफिकेशन हम यूज करते हैं एजोर इवेंट ग्रिड से। तो अगर बैंकिंग पेमेंट में अगर हम काम कर रहे हैं, तो जैसे आपका पेमेंट होता है आपको एसएमएस आता है, मेल आता है, तुरंत आ जाता है, बहुत ही फास्ट आता है। ये इतना फास्ट क्यों होता है, क्योंकि आप एजोर इवेंट ग्रिड यूज कर रहे हैं। तो इवेंट ग्रिड अगर पेमेंट सक्सेस हुआ, फेलुअर हुआ, कुछ भी फ्रॉड अलर्ट आएगा, बहुत लेकिन क्विकली मिली सेकंड में आपको आता है, इवेंट ग्रिड के कारण। ठीक है। तो इसमें आपका एनालिटिकल लेयर्स, मतलब जैसे कि इवेंट हब जैसे बताया ना, स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता है। और स्ट्रीमिंग में एक बार इतना बड़ी मात्रा में डाटा आता है इससे, तो उसको हम एनालिटिक्स में भी यूज करते हैं। रियल टाइम डैशबोर्ड में हमको दिखाना है, रिपोर्ट वगैरह बना के दिखाना है, फ्रॉड एनालिटिक्स करना है, एनोमली डिटेक्शन करना है। यानी इतना ज्यादा डाटा मात्रा में आ जाता है कि आप वहां पर पैटर्न वगैरह ढूंढ करके आप इसमें काम कर सकते हो। आप एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो ये सब काम करने के लिए। तो बिजनेस रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, जीरो मैसेज लॉस, मैसेज कभी आपका लॉस नहीं होगा, काम होके रहेगा, गारंटी है। इसी को बोलते हैं रिलायबल सिस्टम। फास्टर पेमेंट प्रोसेसिंग रहेगा, रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन रहेगा, फुल ऑडिट कंप्लायंस रहेगा, पार्टनर एपीआई सिक्योरिटी और स्केलेबल आर्किटेक्चर। यानी एक अच्छा आर्किटेक्चर बनाने के लिए हमें इंटीग्रेशन में इन चीजों का इस्तेमाल करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ यूज करना है। तो फाइनल मैसेज क्या है इसका, मॉडर्न एंटरप्राइज डोंट कनेक्ट सिस्टम विथ पॉइंट टू पॉइंट लिंक, दे बिल्ड इवेंट ड्रिवन एपीआई फर्स्ट वर्कफ्लो इनेबल प्लेटफॉर्म। यानी हमें जो है, जो हम आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे तो हमें ये सोचना है कि हमारा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर होना चाहिए, एपीआई फर्स्ट होना चाहिए, और दूसरा वर्कफ्लो इनेबल होना। तो ये आज के टॉपिक्स के सारे पॉइंट्स रहे। थैंक यू टीम। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।